आज की जो कहानी है, जब मैं उस कहानी को सर्च कर रहा था तो पढ़कर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। जिस माँ बाप ने बच्चे को जन्म दिया हो वही बच्चा इतना बेरहम कैसे हो सकता है और कैसे अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार सकता है, और वो भी इतनी बेरहमी से, और वो भी इकलौती औलाद। लेकिन ऐसा हुआ है। एक लड़का रात का वक्त होता है और मोटी चादर ओढ़कर अपने घर के पास पहुंचता है और दीवार को फांद कर अपने घर के अंदर घुस जाता है, और वहीं बाहर बरामदे पर उसका पिता सोया हुआ होता है। वहीं पर एक पंखा लगा होता है जिसका वो पिलक निकालता है और उस पर ड्रिल मशीन का पिलक लगा देता है और अपने पिता के गर्दन पे ड्रिल मशीन चला देता है। जैसे ही वो ड्रिल मशीन पिता के गर्दन पे चलती है तो खून के फव्वारे छूट जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे खून की नदी बह गई हो, और वो खून दीवार, फर्श, हर जगह पर फैल जाता है। और जैसी ही ड्रिल की आवाज सुनाई देती है तो उसकी माँ जग जाती है और वो भी मौके पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा पिता के गर्दन पर ड्रिल चला रहा है और निकालता है, और उसको ये लगता है कि पिता चिल्ला न दे, तो एक हाथ से उसका मुंह दबा रखा है और फिर दोबारा उसके गर्दन पर जब ड्रिल चलाता है तो दोबारा उसकी गर्दन से फिर खून के फव्वारे छूट जाते हैं। ये देखकर माँ का कलेजा फट जाता है, और जैसी उसकी नजर माँ पर पड़ती है तो वो 2 कदम पीछे हटता है, लेकिन वहीं पर माँ भी डर जाती है और माँ भी पीछे को हटती है। लेकिन तुरंत वो बोलता है कि माँ तुम परेशान ना हो, देखो मैंने बदला ले लिया। लेकिन उसकी माँ जैसी ही चीखने की कोशिश करती है तुरंत अपने माँ का भी वो गला दबा देता है और माँ के भी गर्दन पर ड्रिल मशीन चला देता है और माँ के भी खून से फव्वारे फूट पड़ते हैं। और इसी तरीके से बेरहमी से वो दोनों अपने माँ और पिता का गर्दन पर बार बार ड्रिल चलाता रहता है जब तक उसको ये यकीन नहीं हो जाता कि ये दोनों मर चुके हैं। और जब ये दोनों, उसको यकीन हो जाता है कि ये दोनों मर चुके हैं, तो इन दोनों की लाश को वो ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग करता है और पूरी सतर्कता बरतता है, और ऐसा वो करता भी है। लेकिन उसको नहीं पता था कि मैं एक दिन पकड़ा जरूर जाऊंगा। वो पूरी सावधानी से इन दोनों लाशों को ठिकाने लगा देता है और सोचता है कि वो मैं कभी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार जो उसने माँ से बोला कि मैंने बदला ले लिया, तो वो किस बदले की बात कर रहा था, कौन सा उसने बदला ले लिया, और आखिरकार वो पकड़ा कैसे गया। लेकिन पकड़े जाने के बावजूद भी माँ की तो लाश मिलती है, लेकिन पुलिस को अब तक बाप की लाश नहीं मिल पाई है। पूरी कहानी जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको सिलसिलेवार पूरी कहानी को बताऊंगा विस्तार से कि किस बदले की ये बात कर रहा था, क्यों अपने माँ बाप का इतनी बेरहमी से कत्ल किया और कैसे पुलिस इस तक पहुंची। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है हरियाणा के करनाल की, और उसी करनाल का एक गांव लगता है कमालपुर। उसी कमालपुर पर एक किसान रहता है जिसका नाम है महेंद्र। महेंद्र अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ में अपने घर पर रहता है। एक उसका बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटी की वो शादी कर देता है जो वो ससुराल में रहने लगती है, और बेटे की भी शादी करता है, लेकिन बेटा अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहने लगता है। अब घर पर सिर्फ पति और पत्नी रहते हैं, यानी कि महेंद्र और महेंद्र की पत्नी बाला देवी, ये दोनों ही घर पर रहते हैं, और उनका इकलौता बेटा किराए से रहता है। अभी हाल ही में 14 मार्च को पूरे देश ने होली मनाई, और ऐसी ही होली करनाल के कमालपुर में भी खेली जा रही थी, और मोहल्ले के लोग होली खेल रहे थे। और जैसे ही महेंद्र के घर के पास पहुंचते हैं, उस घर के लोगों के साथ भी वो होली खेलना चाहते थे, लेकिन देखते हैं कि महेंद्र सिंह के घर के दरवाजे बंद होते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो कि
दीवार से घर के अंदर ताक झांक करने लगते हैं और जैसे ही देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे घर के अंदर दीवारों पर और फर्श पर खून के छींटे हों। तभी उन्हें कुछ गड़बड़ होने की आशंका होती है और उन्हें लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ इस घर के अंदर हादसा हुआ है। तभी वहीं पर पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस जैसे ही मौके वारदात पर पहुंचती है और क्राइम सीन को देखती है तो पुलिस को भी समझते देर नहीं लगती कि घर के अंदर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हुई है, क्योंकि जो घर के रहने वाले दंपत्ति होते हैं महेंद्र सिंह और महेंद्र की पत्नी, वो भी घर पर नहीं होते और घर की दीवारों पर और कई जगह पर खून के उन्हें धब्बे नजर आते हैं। तभी पुलिस गांव वालों से कहती है कि अभी हमें एक डेड बॉडी भी मिली है जो कि महिला की है, लेकिन अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। और जब गांव वालों को दिखाया जाता है तो गांव वाले उस डेड बॉडी को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि इस घर की रहने वाली बाला देवी है। लेकिन पुलिस वहीं पर ये भी सोचने लगती है कि आखिरकार जब पत्नी ये है तो फिर पति कहाँ पर है, कहीं ना कहीं पति के साथ भी तो कुछ हादसा नहीं हो गया या फिर पति ने ही तो अपनी पत्नी के साथ हादसा नहीं कर दिया। ये पुलिस के सामने कई चुनौतियां होती है, लेकिन पुलिस इस केस में जुड़ जाती है और जैसे जैसे वो तफ्तीश करती है आगे आगे कुछ ना कुछ उसको कड़ियां मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वहीं पर जब पुलिस पता लगाती है कि इनका और कौन है तो पता चलता है कि एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी ससुराल में रहती है और बेटा अपनी पत्नी के साथ यहीं पर किराए पर रहता है। जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है, बेटे के पत्नी से पूछताछ की जाती है, तो वो साफ इनकार कर देती है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं पर बेटे से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन बेटा भी साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तो 13 तारीख और 14 तारीख को घर पर ही था, मैं कहीं गया ही नहीं। लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है और फिर पुलिस को एक क्लू मिलता है। जब आसपास के वो सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स दिखाई देता है और वो शख्स और कोई नहीं होता बल्कि महेंद्र सिंह का बेटा हिम्मत सिंह होता है, जो कि 13 तारीख की रात को वो अपनी कार से आता है और कार को घर के अंदर ले जाता है और फिर कुछ देर बाद उसी कार से फिर वो बाहर निकलता है। अब इतना पुलिस को सीसीटीवी में मिलने के बाद में फिर एक बार बेटे को वो हिरासत में लेते हैं और फिर बेटे से जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो बेटा सब कुछ कबूल कर लेता है और जो कुछ उसने पुलिस को बताया तो पुलिस वाले भी सुनकर दंग रह गए और उनके भी कलेजे मुंह को आ गए कि आखिरकार ये कैसा बेटा है जिसने अपने ही माँ बाप की इतनी निर्मम तरीके से, इतनी दरिंदगी से हत्या कर दी। लेकिन जो वो कहानी बताता है उस कहानी पर कई ट्विस्ट आते हैं। वो कहता है कि दरअसल जब मैं छोटा था तो मेरा पिता महेंद्र सिंह शराबी था, शराब का आदी था और मेरे माँ के साथ में काफी वो मिसबिहेव किया करता था, माँ के साथ गाली गलौज करता था और माँ को मारपीट भी करता था और ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था और मेरे मन में पिता के लिए नफरत पनपने लगी थी। लेकिन वहीं पर जब मैं 13 साल का हुआ और एक बार फिर वो मेरी माँ को गाली गलौज कर रहे थे और मार रहे थे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने पिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन पिता ने मेरे साथ भी मारपीट की और तभी से मेरे मन पे पिता के लिए नफरत बैठ गई और मैंने ठान लिया था कि बड़े होकर इसका बदला जरूर लूंगा। लेकिन वक्त गुजरता गया और महेंद्र सिंह के दोनों बेटा और बेटी दोनों बड़े हुए। जैसे ही बेटी बड़ी हुई तो बेटी की शादी कर दी। अब बेटा अकेला पड़ गया। अब बेटे को लगा कि बहन थी, बहन की शादी हो गई, अब मैं किससे बातचीत करूंगा। तभी वो करनाल से अपने गांव से दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में मेहनत मजदूरी करने लगता है। लेकिन वहां पर कुछ दिन रहने के बाद दिल्ली पर उसका मन नहीं लगता और फिर वो वापस से करनाल अपने गांव पहुंच जाता है और वहां पर वो ड्राइवरी करने लगता है और ड्राइवरी के चलते ही एक स्कूल में भी वो जॉब करने लगता है बच्चों को लाने और ले जाने के लिए और बाकी टाइम पर वो सवारियों का काम करता है। लेकिन उसके पिता से रिश्ते अच्छे नहीं हुए थे और पिता से आए दिन झगड़े होते रहते थे, क्योंकि
वो कहता है कि पिता का रवैया बदला नहीं था, जैसा पहले था वैसे ही आज भी था, और आज भी वो माँ के साथ मिसबिहेव किया करता था। लेकिन जब भी वो बीच बचाव करता तो इन दोनों के बीच में हल्के फुल्के झगड़े भी होने शुरू हो गए थे। इसी को देखते हुए माँ ने सोचा कि बेटा बड़ा भी हो गया है और गुस्सैल भी हो गया, झगड़ालू भी हो गया, क्यों ना हम इसकी शादी कर दें। शायद शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी का बोझ होगा, तो शायद इसका रवैया बदल जाए। और वहीं पर फिर हिम्मत की शादी भी कर दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी मामला शांत नहीं होता। अब उसको कहीं ना कहीं हिम्मत सिंह को लगने लगा कि जो उसका पिता होता है महेंद्र सिंह, ऐसा उसको हिम्मत सिंह को लगता है कि जैसे उसकी पत्नी के लिए वो बुरी नजर रखता हो। तो लगता है कि जैसे उसका पिता उसकी पत्नी को बुरी नीयत से देखता है या बुरी नीयत से छेड़ने की कोशिश करता है। और इस मामले में भी उनके पिता और पुत्र के बीच में कई बार झगड़े होते हैं। तभी इसी को झगड़े को लेकर हिम्मत सिंह फिर अलग किराए पर रहने लगता है। और जब किराए पर रहता है तो वो अपने पिता से कहता है कि अब तुम बूढ़े हो गए हो और अपना कारोबार अब मुझे दे दो, जमीन जायदाद मुझे दे दो, मैं संभालूंगा। लेकिन पिता कहता है कि तुम तो हमें छोड़कर अलग रहने लगे हो और तुम किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। लेकिन इसी झगड़े के चलते मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और कोर्ट में दोनों केस लड़ने लगते हैं। और अभी हाल में ही 13 तारीख से पहले, कुछ दिन पहले, इन दोनों के बीच में काफी झगड़ा भी हुआ था और इसी को लेकर हिम्मत सिंह के मन पर और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ गया था। और 13 तारीख की रात को वो कत्ल करने के मंसूबे से घर में आता है। एक जहां स्कूल में वो गाड़ी चला रहा होता है, तभी वो पूरा प्लान भी करता है कि मैं इस तरीके से कत्ल करूंगा ताकि मैं पकड़ा भी न जाऊं। तभी वो स्कूल जाता है और स्कूल के स्टाफ से कहता है कि दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे उसमें कुछ छेद करना है और ड्रिल मशीन मुझे दे दो, ताकि कत्ल करने के बाद अगर पकड़ा भी जाएंगे तो पुलिस को ये लगेगा कि ड्रिल मशीन से जिसने भी कत्ल किया है तो उसको ढूंढेंगे, और मेरे पास तो ड्रिल मशीन है भी नहीं। तभी वो स्कूल से ड्रिल मशीन लाता है और 13 तारीख की रात लगभग 12 बजे वो एक मोटा चद्दर ओढ़कर अपने घर जाता है और घर की दीवार फांद कर अंदर घुसता है और अपने पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। और जब वो अपने पिता के गर्दन पर ड्रिल चला रहा था और खून के फव्वारे छूट रहे थे, उसी ड्रिल की मशीन से आवाज सुनकर उसकी माँ भी आ जाती है। और जब माँ देखती है तो माँ भी हक्का बक्का रह जाती है और डर जाती है। लेकिन वो माँ से कहता है कि माँ तुम परेशान मत हो, और मैंने तुम्हारा और अपना बदला ले लिया है। तुम्हें भी ये सताता था और मुझे भी सताता था, इसलिए मैंने बदला ले लिया है और तुम फिक्र मत करो, मैं इसकी लाश को भी ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन माँ इतना घबरा जाती है कि उसके मुंह से चीख निकल जाती है और इसी के चलते वो माँ का भी मुंह दबा देता है। और उसको लगता है कि माँ के चीखने चिल्लाने से मोहल्ले और पड़ोस के लोग जग जाएंगे और इन लोगों को भी पता चल जाएगा, इससे मैं पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए वो माँ के भी गला दबा के पहले बेहोश कर देता है और फिर इसके बाद में माँ के गर्दन पर भी ड्रिल चला देता है, जिससे पूरे बरामदे में खूनम खून हो जाता है। और जब खून निकल जाता है तो उसको लगता है कि अब ये खून से मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। तभी उसको लाश ठिकाने लगाने के लिए पहले तो वो अपने माँ और पिता को दोनों को एक दरी लाता है और दरी में दोनों को लाश को लपेटता है। और फिर वो अपनी गाड़ी यानी कि कार घर के अंदर लाता है और उस कार में ऐसा लगता है उसको कि उसके कार में ब्लड के निशान ना जाए, इसीलिए पहले वो मोटी रजाई बिछाता है। और मोटी रजाई के बिछाने के बाद पहले पिता की डेड बॉडी को रखता है और पिता की डेड बॉडी के बाद में माँ की डेड बॉडी को रखता है। और वहां पर जितना भी खून फैला हुआ था वो उस खून का पोंछा लगाकर खून को भी साफ करने की कोशिश करता है और लगभग काफी खून उसने साफ भी कर दिया था, लेकिन कहीं पर छींटे रह गए थे। लेकिन उसको ये था कि इतने छींटे से किसी को क्या पता चलेगा, और अब तो होली भी है अगले दिन और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लोगों को लगेगा कि दीवार पर होली का रंग लगा हुआ है। और बस यहीं पर वो चूक कर जाता है और अपने पिता और माँ की दोनों को डेड बॉडी को गाड़ी में डालकर जाकर नहर में फेंक आता है और आराम से घर पर रहने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और होशियारी ये करता है
कि वो अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ के आता है, इसलिए कि ताकि पुलिस जब पता लगाएगी तो अगर मेरी कॉल डिटेल भी निकाली जाएगी तो मेरा लोकेशन मेरे घर पर ही निकलेगा। और ये सब होशियारी करने के बावजूद भी लेकिन वो सीसीटीवी के कैमरे पर कैद हो जाता है और इससे वो पकड़ा जाता है। लेकिन वहीं पर पुलिस पूछती है कि तुम्हारी माँ की तो डेड बॉडी मिल गई है, लेकिन पिता की अभी तक नहीं मिली, पिता को तुमने कहाँ फेंका है? लेकिन वो बार बार यही कह रहा है कि मैंने पिता और माँ की दोनों की डेड बॉडी को नहर में ही फेंका था। तो इससे माँ की डेड बॉडी तो मिल गई है, लेकिन पिता की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई। वहीं पर पुलिस इसके खिलाफ चार्जशीट बनाती है और इसको जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। लेकिन दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अपना सुझाव जरूर दें, और इस कलयुगी बेटे के बारे में 2 शब्द जरूर अपने लिखना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।